ठीक है। जो सिंक्रोनाइजेशन हमने पढ़ा था कि थ्रेड सेफ्टी, उसमें एक कॉन्सेप्ट था लॉक, मतलब लॉक का यूज करके भी हम थ्रेड सेफ्टी अचीव कर सकते हैं। तो लॉक तो हमको सिंक्रोनाइज, जो कीवर्ड हमने पढ़ा सिंक्रोनाइज ब्लॉक और सिंक्रोनाइज मेथड, उनका यूज करके भी हम थ्रेड सेफ्टी अचीव करते हैं। और लॉक जो है, लॉक इंटरफेस है, उसका भी यूज करके हम थ्रेड सेफ्टी अचीव करते हैं। तो जो लॉक इंटरफेस आया है वो जावा 1.5 में आया। ठीक है, ये नया फीचर है। नया फीचर मतलब क्या है कि जो सिंक्रोनाइज ब्लॉक था या सिंक्रोनाइज मेथड था या जो कहें कि सिंक्रोनाइज कीवर्ड था, उसमें कुछ कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के लिए लॉक इंटरफेस आया जावा 1.5 में। ठीक है, तो व्हाट आर द बेनिफिट ओवर सिंक्रोनाइजेशन। तो सिंक्रोनाइजेशन से ये किस तरीके से बेटर था, इसमें क्या एडवांटेज थे लॉक इंटरफेस में, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, तो जो लॉक इंटरफेस है वो किस पैकेज में, पहली बात तो java.util.concurrent.logs लॉक, इस पैकेज के अंदर हमारा लॉक इंटरफेस है। इस यूज्ड टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन, इस लॉक इंटरफेस का भी काम हम किस में करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने में। मतलब हमारा सिंक्रोनाइजेशन का काम क्या था कि अगर कोई ब्लॉक है या कोई मेथड है, उसमें एक बार में एक ही थ्रेड काम करे, एक बार में एक ही थ्रेड उस मेथड को एग्जीक्यूट करे। अगर हमको ऐसा करना होता था तो हम सिंक्रोनाइजेशन का यूज करते थे। या तो हम ब्लॉक बना लेते थे कि इसने ब्लॉक में एक बार में एक थ्रेड काम करे, या फिर हम पूरा का पूरा मेथड सिंक्रोनाइज कर देते थे कि इस मेथड में एक बार में एक थ्रेड काम करे। ठीक है, उसी काम को हम लॉक इंटरफेस का यूज करके कर सकते हैं। तो बेनिफिट क्या थे, जब हमारे पास पहले से सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड था तो लॉक इंटरफेस क्यों आया, तो क्योंकि सिंक्रोनाइज जो कीवर्ड था उसमें कुछ कमियां थी। ठीक है, इट इज सिमिलर टू सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक, ये जो लॉक इंटरफेस है वो सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक की तरह ही है, बट इट इज मोर इजी, ये ज़्यादा इजी है, एंड प्रोवाइड मोर फैसिलिटी, और हमको ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, मेन डिफरेंस बिटवीन अ लॉक एंड सिंक्रोनाइज ब्लॉक आर फॉलोइंग। जो लॉक इंटरफेस था और सिंक्रोनाइज कीवर्ड है, उसमें क्या डिफरेंस था मेन, वो हम पढ़ेंगे। सिंपल वे में कहें तो जो लॉक है वो इन्हांसमेंट है, मतलब उसका एडवांस वर्जन है किसका, सिंक्रोनाइज ब्लॉक का और सिंक्रोनाइज मेथड का। ठीक है, तो बेनिफिट क्या थे, पहला है इन द सिंक्रोनाइज कोड, मतलब मैंने कोई ये जो ब्लॉक बनाया, इस सिंक्रोनाइज ब्लॉक बना दिया मान लो। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट पास कर दिया दिस, ये सिंक्रोनाइज ब्लॉक है। इन द सिंक्रोनाइज्ड कोड इफ वन थ्रेड इज वेटिंग फॉर लॉक। ठीक है, अब मान लिया कोई थ्रेड है वो वेट कर रही है इस लॉक का, क्योंकि मान लिया किसी और थ्रेड ने, मान लिया T1 और T2 दो थ्रेड है, T2 थ्रेड ने इसको एग्जीक्यूट कर रही है, मतलब इस ऑब्जेक्ट पर लॉक ले लिया है। अब T1 जो थ्रेड है वो चाहती है इस पर लॉक। ठीक है, तो क्या होगा, सिंक्रोनाइज में क्या होता था कि T1 थ्रेड को वेट करना पड़ता था। कब तक वेट करना पड़ता था, तब तक वेट करना पड़ता था जब तक T2 थ्रेड इस ऑब्जेक्ट पे लॉक ना छोड़ दे। जब T2 थ्रेड लॉक छोड़ेगी तब जाके T1 को लॉक मिलेगा। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि जैसे एक कोई रूम है, खाने का रूम है, 100 लोग पीछे लगे हुए हैं लाइन में, वहां पे एक ही प्लेट है। तो खाना कैसे खाएंगे कि एक आदमी आएगा, इस लॉक को खोलेगा, लॉक लगाएगा और खाना खाएगा, उसके बाद दूसरा आदमी को लॉक छोड़ देगा, दूसरा आदमी आएगा, लॉक लेगा और खाना खाएगा। इस तरीके से ये लोग खाना खाएंगे। बट इसमें मान लिया कि कई सारे भूखे लोग हैं, तो कमी क्या थी इसमें कि जो दूसरा आदमी था उसको कब तक वेट करना पड़ता था, जब तक कि जो उसके अंदर आदमी है जो खाना खा रहा है, या मैं कहूँ कोई थ्रेड है उसने ऑब्जेक्ट पे लॉक ले लिया है, तो दूसरी थ्रेड को कब तक वेट करना पड़ेगा, जब तक कि पहली थ्रेड लॉक को छोड़ नहीं देती। ठीक है, और यहाँ पर जब तक कि पहला आदमी खाना खा के बाहर नहीं आ जाता तब तक दूसरे आदमी को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इन द सिंक्रोनाइज कोड if one thread is waiting for lock then it will wait until second thread will release the lock। इसको कब तक वेट करना पड़ता था एक थ्रेड को, जब तक कि अगर किसी दूसरी थ्रेड ने लॉक ले रखा है तो वो रिलीज नहीं कर देती, वो छोड़ नहीं देती लॉक को, तब तक वेट करना पड़ता था। बट इन द लॉक, अब लॉक में क्या फैसिलिटी है, देयर
इज ट्राई लॉक मेथड, लॉक इंटरफेस के अंदर एक ट्राई लॉक करके मेथड है, इज अवेलेबल इफ थ्रेड will call try lock method, then if lock is free then thread will get the lock, otherwise thread will not wait for lock and thread will do other task। मतलब क्या है यहाँ पे, तो क्या था सिंक्रोनाइजेशन में, अगर एक थ्रेड ने लॉक ले लिया और दूसरी थ्रेड को इतना वेट करना पड़ता था जब तक कि पहली वाली थ्रेड लॉक ना छोड़ दे, ठीक है। लेकिन लॉक में क्या होता है, लॉक लेने के लिए लॉक इंटरफेस में अगर हमको लॉक चाहिए तो एक मेथड होता है ट्राई लॉक। इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर लॉक अवेलेबल है, मतलब लॉक फ्री है, तो वो लॉक मिल जाएगा उसको। अगर लॉक फ्री नहीं है तो उसको पता चल जाएगा कि लॉक फ्री नहीं है, वो लॉक का वेट नहीं करेगी, अपना दूसरा काम कर लेगी, ठीक है। इस केस में समझें कि मान लो कोई भूखा व्यक्ति है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है और पहले से ही लाइन में लोग लगे हुए हैं और कोई आदमी अंदर खाना खा रहा है, तो वो आके ट्राई करे, देखे कि लॉक खुला है क्या, लॉक फ्री है क्या। अगर लॉक फ्री है तो अंदर चला जाए, अपना खाना खा ले। अगर लॉक फ्री नहीं है तो कहीं और जाके खाना खा ले, कहीं और कुछ काम कर ले, किसी और से खाना ले ले। ऐसे ही जब लॉक का यूज़ करते हैं तो ट्राई लॉक में क्या करता है, वो चेक करता है लॉक फ्री है तो वेल एंड गुड है, वो लॉक ले लेगी और अपना काम कर लेगी, थ्रेड अपना जो कोड उसको एग्जीक्यूट करना है कर लेगी। अगर लॉक अवेलेबल नहीं है तो वेट नहीं करेगी, ठीक है। जैसे सिंक्रोनाइज ब्लॉक में वेट करना पड़ता था लॉक का, वो वेट नहीं करेगी, वो आगे बढ़ जाएगी, दूसरा काम करने लगेगी अपना, ठीक है। एक तो ये फ़ायदा था कि सिंक्रोनाइज में हमको वेट करना पड़ता था एक थ्रेड को दूसरी थ्रेड का, कि दूसरी थ्रेड रिलीज़ करेगी तभी उसको मिलेगा लॉक। लेकिन जो लॉक होता है उसमें वो पहले चेक करती है, ट्राई लॉक का मतलब वो लॉक के लिए ट्राई करेगी, ठीक है। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आगे बढ़ जाएगी, वेट नहीं करेगी, ठीक है। दूसरा क्या क्या था, इन द सिंक्रोनाइजेशन इफ थ्रेड रिलीज अ लॉक। सिंक्रोनाइजेशन में क्या था, मान लिया कि कई सारी थ्रेड हैं लॉक के लिए वेट कर रही हैं और ये जो लॉक है वो एक थ्रेड के पास है। अब इस थ्रेड ने अगर लॉक छोड़ा तो 5 थ्रेड अगर वेटिंग कर रही हैं तो किस थ्रेड को लॉक मिलेगा, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं थी, इसने तो छोड़ दिया। अब यहाँ पे अगर 5 थ्रेड वेट कर रही हैं तो इनमें से किसी को भी मिल सकता है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, इन द सिंक्रोनाइजेशन इफ अ थ्रेड रिलीज अ लॉक, अगर कोई थ्रेड लॉक को रिलीज करती है, लॉक को छोड़ती है, देन विच वेटिंग थ्रेड विल गेट द लॉक। तो कौन सी वेटिंग थ्रेड लॉक को मिलेगी, वी कैन नॉट से, हम नहीं कह सकते। किस में नहीं कह सकते, सिंक्रोनाइजेशन में। बट इन द लॉक पैकेज there is a fairness policy, there is a flag, if we set that flag true then longest waiting thread will get the lock। बट जो लॉक पैकेज है, जो लॉक इंटरफेस है, इसमें क्या है, एक फ्लैग होता है। फ्लैग मतलब एक वेरिएबल डिफाइन है बूलियन टाइप से, ठीक है। एक बूलियन नाम से वेरिएबल डिफाइन है, उसका नाम है फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब कि जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। फेयरनेस का मतलब ये, मतलब कोई बेईमानी नहीं होगी। तो सच्ची बात क्या है, वैसे सही बात क्या है कि जो थ्रेड सबसे सबसे ज़्यादा टाइम से वेट कर रही है, जो थ्रेड बहुत ज़्यादा टाइम से वेट कर रही है उसको लॉक मिलना चाहिए। सच सच सही तो यही बात है, हाँ या ना। हेलो, हाँ। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फेयरनेस पॉलिसी में क्या होता है, अगर मैंने ट्रू कर दी फेयरनेस पॉलिसी ट्रू, इसका मतलब क्या है, भले ही यहाँ पे 5 थ्रेड वेट कर रही हैं, तो जो थ्रेड सबसे पहले से वेट कर रही है, जिसको सबसे ज़्यादा टाइम हो गया, उसको लॉक मिलेगा, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं था किसके, सिंक्रोनाइजेशन में। तो एक और कमी थी सिंक्रोनाइजेशन की कि अगर कोई थ्रेड लॉक छोड़ती है तो कौन सी थ्रेड को लॉक मिलेगा, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं थी। उसने तो छोड़ दिया, लॉक किसी को भी मिले कोई मतलब नहीं था। बट यहाँ पे एक फेयरनेस पॉलिसी होती है, उसका मतलब होता है कि जो थ्रेड सबसे ज़्यादा लंबे टाइम से वेट कर रही है उसको लॉक मिलेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। जैसे अगर ये खाने का रूम है, मान लिया एक इसमें खा रहा है खाना और बाहर बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, तो सही बात तो ये है
कि मान लो ये व्यक्ति खाना खा रहा है, इसके बाद जो आया है, जो लाइन में आगे लगा हुआ है, उसी को लॉक मिले, ठीक है। तो ये पॉसिबल है किसके द्वारा, लॉक इंटरफेस का यूज़ करके। और अगर सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ करते हैं तो जितने भी वेट कर रहे हैं इनमें से कोई भी अंदर जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि कौन पहले से वेट कर रहा है या कोई आखिरी में आया वो एंटर कर गया, ठीक है। ये चीज़। तीसरा क्या है, टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन वी नीड टू यूज सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड, बट इन द लॉक वी नीड नॉट टू यूज सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड। जब हम सिंक्रोनाइजेशन यूज करते हैं तो हमको सिंक्रोनाइज कीवर्ड की जरूरत पड़ती है, इसमें हमको लॉक लेने के लिए कोई भी सिंक्रोनाइज कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। चौथा क्या है, चौथा बेनिफिट क्या है, इन द लॉक इंटरफेस वी कैन चेक हाउ मेनी थ्रेड इज वेटिंग फॉर द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मान लिया 5 जो ऑब्जेक्ट है इस पर T1 थ्रेड ने लॉक ले रखा है, तो हमको अगर पता करना है कि कितनी थ्रेड वेट कर रही है इस ऑब्जेक्ट लॉक के लिए, कि T1 जब लॉक छोड़ेगी तो कितनी और थ्रेड हैं जो वेट कर रही है इस लॉक को लेने के लिए। सिंक्रोनाइजेशन में ये पता करना पॉसिबल नहीं है, बट जब लॉक इंटरफेस का यूज करेंगे तो यहाँ पे एक मेथड होता है गेट क्यू लेंथ मेथड, ठीक है, जिससे हमको पता चल जाता है कि कितनी वेटिंग थ्रेड हैं जो वेट कर रही हैं इस लॉक का, ठीक है। तो ये समझ में आए कि क्या हमको बेनिफिट है लॉक इंटरफेस के। जो काम सिंक्रोनाइजेशन से कर रहे थे वही काम हम लॉक से करेंगे, बट जो सिंक्रोनाइजेशन में जो प्रॉब्लम थी वो इसमें दूर की है। तो क्या प्रॉब्लम थी, क्या वो समझ में आई। आगे बढ़े। अब इसके जो लॉक इंटरफेस के मेथड होते हैं कौन कौन से होते हैं, लॉक किसके लिए, लॉक लेने के लिए। सिंक्रोनाइजेशन में कैसे लॉक मिलता था, सिंक्रोनाइज कीवर्ड या सिंक्रोनाइज मेथड में लॉक कैसे मिलता था, बताओ कोई, कैसे लॉक मिलता था सिंक्रोनाइजेशन में, किसी थ्रेड को कैसे लॉक मिलेगा। किसी को कुछ पता है, जब सिंक्रोनाइज यूज करते हैं तो लॉक कैसे मिलता है, पारसिंग। सिंक्रोनाइज में तो ऑटोमेटिक मिलता था ना सर। ऑटोमेटिक कैसे मिलता है, कब मिलता है, ये बताओ। जैसे सर कोई 3-4 थ्रेड हो सर, ऑटोमेटिक ही किसी पर नहीं जा सकता है लोग। मिलता कैसे ऑटोमेटिक, थ्रेड क्या एग्जीक्यूट करेगी तब उसको मिल जाएगा। सर भूल गया। कितनी बार पढ़ लिया जावा आपने अभी तक। जब हमारी थ्रेड सिंक्रोनाइज ब्लॉक या सिंक्रोनाइज मेथड इनके इनके बीच में एंटर करती है, जैसे सिंक्रोनाइज ब्लॉक हमने बनाया या सिंक्रोनाइज मेथड है हमारा, ठीक है। जब कोई थ्रेड सिंक्रोनाइज ब्लॉक में एंटर करे या सिंक्रोनाइज मेथड में एंटर करे, तो एंटर करने से पहले उस थ्रेड को उस ऑब्जेक्ट पे, जिस ऑब्जेक्ट में ये मेथड है या जिस ऑब्जेक्ट में ये ब्लॉक है उस पर लॉक लेना होता है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, सिंक्रोनाइज के केस में जब कोई थ्रेड किसी सिंक्रोनाइज ब्लॉक या मेथड को एग्जीक्यूट करती है तो एग्जीक्यूट करने से पहले उसको लॉक लेना पड़ता है। लेकिन जब लॉक लॉक की बात कर रहे हैं हम, लॉक इंटरफेस की, तो इसमें कैसे लॉक मिलेगा, उसके लिए लॉक मेथड होता है, ठीक है, टू गेट द लॉक। दूसरा मेथड होता है ट्राई लॉक। ट्राई लॉक का काम क्या होता है, इसका भी काम होता है गेट द लॉक इफ लॉक इज फ्री। क्या, ट्राई लॉक, बस ये अगर हमने ट्राई लॉक लगाया तो ये चेक करेगा कि लॉक फ्री है या नहीं है। अगर लॉक फ्री है तो लॉक मिल जाएगा, नहीं है तो थ्रेड वेट नहीं करेगी, आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तीसरा होता है ट्राई लॉक, और इसमें हम टाइम पास कर दें, ठीक है। ये क्या करेगा कि लॉक को चेक करेगा कि लॉक फ्री है या नहीं है। अगर लॉक फ्री है तो लॉक मिल जाएगा, अगर नहीं है तो जितना टाइम हम पास करेंगे उतने टाइम तक वेट करेगा। इस ट्राई लॉक में चेक करेगा अवेलेबल है तो ले लेगा लॉक, नहीं है तो आगे बढ़ जाएगी थ्रेड। इसमें क्या करेगा, थ्रेड चेक करेगी कि लॉक है फ्री
फ्री है तो मिल जाएगा लॉक, नहीं है तो आगे नहीं बढ़ेगी। कब तक नहीं बढ़ेगी? जितना हमने टाइम पास किया है। जैसे अगर हमने 1000 पास कर दिया, इसका मतलब 1 सेकंड, तो 1 सेकंड तक वेट करेगी। 1 सेकंड में अगर कोई लॉक फ्री होता है तो मिल जाएगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएगी। नेक्स्ट मेथड होता है अनलॉक, मतलब जो लॉक हमने लिया है उसको छोड़ने के लिए, जो थ्रेड ने लॉक लिया है उसको छोड़ने के लिए अनलॉक मेथड। रिलीज द लॉक, लॉक को रिलीज करने के लिए। ठीक है, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल करते हैं इसका। ठीक है, ये तो थी लॉक की। तो लॉक क्या है? इंटरफेस है। तो इंटरफेस का हम ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते। क्या बना सकते हैं इंटरफेस का ऑब्जेक्ट? बताओ, क्या हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? पारसी, क्या हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? क्योंकि लॉक तो इंटरफेस है। कोई बताओ मेरे को कि क्या इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं हम? क्योंकि लॉक जो है वो इंटरफेस है। जितने भी हमने मेथड पढ़े वो लॉक के हैं। तो क्या हम लॉक का इंटरफेस बना सकते हैं या हम बनाते हैं? मुस्कान, अंजना, पूजा, रवि, पारसी, क्या हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? क्या इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता है? नहीं बनता है सर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट। तो फिर किसका ऑब्जेक्ट बनता है? अगर इंटरफेस है और इसमें जो मेथड है मुझे यूज करना है, मैं कैसे करूंगा? सर उसकी जो क्लास होती है उसका बनाते हैं। हाँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे इंटरफेस है, उसके अंदर लॉक है, लॉक तो इंटरफेस है। ठीक है, उसका मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। तो क्या क्या प्रोसेस रहती है हमारी? जब हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना पाते हैं तो हम किसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं? कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं? सर इसका तो नहीं पता, मुझे पहले इंटरफेस बताया था उसका बता रही हूँ। पार्सिंग किसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं अगर इंटरफेस है? सर करंट क्लास का बनाते हैं सर ऑब्जेक्ट। कौन सी करंट क्लास का? सर जिस क्लास में प्रोग्राम बना रहे हैं सर। तो उससे क्या हो जाएगा? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? करंट क्लास का ही बनाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट बन जाएगा। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते, तो ऑब्जेक्ट किसका बनता है? उसका बनता है जो क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करे। सेट, लिस्ट और मैप, ये 3 इंटरफेस होते हैं, इनके हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो ऑब्जेक्ट किसके बनाते हैं? जो इनकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। इम्प्लीमेंटेशन क्लास कौन कौन सी हैं? लिस्ट की एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट। ठीक है, इनके ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऐसी सेट है, सेट का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि इंटरफेस है। तो ऑब्जेक्ट किसके बनाते हैं? जो इस सेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती हैं। ठीक है, तो कौन सी क्लास सेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है? सेट, लिंक डैश सेट। ठीक है, तो इसी तरीके से लॉक इंटरफेस है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास कौन सी है? री एंट्रेंट लॉक। री एंट्रेंट क्लास implement a lock interface which is used to get or achieve concurrency thread safety। ठीक है, तो जो री एंट्रेंट लॉक क्लास है वो इम्प्लीमेंट करती है लॉक इंटरफेस को। इसलिए हम जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो किसका बनाएंगे? री एंट्रेंट लॉक का। री एंट्रेंट लॉक क्लास होती है जो लॉक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्टर होते हैं नॉर्मली। क्या कंस्ट्रक्टर होते हैं? जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं कंस्ट्रक्टर वैसे ही री एंट्रेंट लॉक,
ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू री एंट्रेंट लॉक, ठीक है। दूसरा है री एंट्रेंट लॉक, एल इक्वल टू न्यू री एंट्रेंट लॉक, और यहाँ पे हम बूलियन फेयरनेस, ये फेयरनेस मतलब यहाँ पे हम ट्रू या फॉल्स दे सकते हैं, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स, ठीक है। अगर हम ट्रू दे देंगे तो इससे क्या होगा कि जो भी सबसे ज़्यादा टाइम वेट कर रही है थ्रेड, ठीक है, उस लॉक के लिए जो हमने लॉक बनाया है, उस लॉक के लिए जो भी थ्रेड सबसे ज़्यादा टाइम से वेट कर रही है उसको लॉक मिलेगा। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है फेयरनेस की, फॉल्स होती है। इफ़ वैल्यू ऑफ फेयरनेस इज ट्रू देन द लॉन्गेस्ट वेटिंग थ्रेड विल गेट द लॉक। अगर फेयरनेस की वैल्यू ट्रू होती है तो जो सबसे ज़्यादा टाइम के लिए टाइम से वेट कर रही है उस थ्रेड को लॉक मिलेगा, ठीक है। ठीक है, अब लॉक कैसे एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, अभी ये क्या है हमने नॉर्मल बनाया है, यहाँ पर ना तो सिंक्रोनाइज लगाया है हमने और ना ही क्या किया है लॉक लगाया है, ठीक है। तो कर क्या रहे हैं हम, सिंपल जो पहले किया था, पहले हमने थ्रेड क्लास बनाई थी, एक ये थ्रेड बनाई है, ठीक है। उसमें हम 1 से लेके 5 तक प्रिंट करा रहे हैं और थ्रेड का नाम प्रिंट करा रहे हैं कि कौन सी थ्रेड ये वैल्यू प्रिंट कर रही है जो हमने करके देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आउटपुट दिख रहा है 0, थ्रेड 0 ने प्रिंट किया, फिर 0 थ्रेड 1 ने प्रिंट किया, ठीक है। फिर बाद में बीच में ही थ्रेड 1 एंटर हो गई, थ्रेड 1 ने 1 प्रिंट किया, फिर थ्रेड 0 ने 1 किया, तो ये काम चल रहा है। बट सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ करके हमने क्या अचीव किया था कि एक बार में एक ही थ्रेड एंटर कर रही थी और वही पूरा काम कर रही थी। तो पहले हम नॉर्मली देखते हैं, ठीक है, नॉर्मली क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको हटाते हैं सारा, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपली आई की वैल्यू प्रिंट कराते हैं प्लस थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, ठीक है। इससे हमें पता चला है कि ये जो आई की वैल्यू है कौन सी थ्रेड प्रिंट कर रही है, 1 वाली या 2 वाली, ठीक है। और दो थ्रेड हमने बनाई T1 और T2, ठीक है, और दोनों को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। रन करते हैं, ठीक है, रन किया इसको, ठीक है। तो ओके, ओके, कई बार इसको चलाएंगे अभी, देखो, ठीक है। देखो अभी अभी आउटपुट क्या आया, पहले पहले 4 बार चली वन थ्रेड 1, ठीक है, और उसके बाद थ्रेड 0 चली और बीच में थ्रेड 1 घुस गई। तो ये किस वजह से आ रहा है कि थ्रेड को हमने कुछ भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं लगाया, तो थ्रेड एक दूसरे में इंटरफेयर कर रही हैं, ठीक है। अब इससे बचने का क्या क्या तरीका था कि हम सिंक्रोनाइज कर लें, ठीक है, सिंक्रोनाइज ब्लॉक का यूज कर लें, यस, ठीक है, सिंक्रोनाइज, ठीक है, सिंक्रोनाइज लगा दिया यहाँ पे, yes। ठीक है, अब हम करेंगे, हम कितनी बार भी चलाएं, अब हम देखते हैं, ठीक है। तो अब 1 और 0 हम कितनी बार भी चलाएं, हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होगी, बट जो भी थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होगी वो पूरा काम करेगी, उसी को लॉक मिलेगा, उसी को लॉक मिल जाएगा और वही थ्रेड काम करेगी, उसके बाद दूसरी थ्रेड करेगी। तो इस बार 0 ने पकड़ा तो 0 ने पूरा प्रिंट किया, उसके बाद 1 ने, ठीक है। हम कितनी बार भी चलाएं अब वही होगा, अब कोई थ्रेड बीच में एंटर नहीं करेगी, ठीक है। एक तो हमने ये किया, इस तरीके से अचीव किया। अब दूसरा तरीका क्या होता है, हमने देख लिया सिंक्रोनाइजेशन का यूज करके, ठीक है। अब लॉक का यूज करके देखेंगे, तो लॉक का यूज कैसे करेंगे, सिंपल है, यहाँ पे हमको पहले री एंट्रेंट लॉक का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, री एंट्रेंट, ठीक है, ये री एंट्रेंट लॉक,
ठीक है, लॉक इक्वल टू न्यू रीएंट्रेंट लॉक, ठीक है, ये लॉक लगा दिया। हमको इस सिंक्रोनाइज कीवर्ड की ज़रूरत नहीं है, ये हमने हटा दिया, यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब लॉक का तो ऑब्जेक्ट बना लिया, लॉक चालू कहाँ से करना है, लॉक कहाँ से लेना है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट डॉट लॉक मेथड कॉल किया, तो यहाँ से हमको लॉक मिला। और लॉक कहाँ पे छोड़ना है, जैसे ये पूरा खत्म हो जाए तो यहाँ पे डॉट अनलॉक कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे अनलॉक हो गया। तो लॉक कोई भी थ्रेड आएगी यहाँ पे एंटर करेगी, जैसे ही इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगी वो लॉक मिल जाएगा उसको। सिंक्रोनाइज हमने हटा दिया, काम वही होंगे जो सिंक्रोनाइज होते थे, बट ये एडवांस है, जैसा कि मैंने बताया था कि उसमें क्या कमियां थी और इसका यूज करके क्या एडवांटेज है, ठीक है। तो देखो अब प्रिंट वही होंगे, कोई भी दोनों थ्रेडों में से कोई भी थ्रेड एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेगी, बट अभी हम जो कर रहे हैं वो लॉक का यूज करके कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था लॉक का काम, ठीक है।